हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आशा करते हैं एनआईसीएल और जीआईसी की राजभाषा अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में कई पेपर्स हैं। यदि हम लोग एनआईसीएल की बात करें, क्योंकि एनआईसीएल में 22 वैकेंसीज़ है और जीआईसी में केवल एक ही वैकेंसी है। इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, सिलेबस पर यदि हम लोग फोकस करते हैं तो इसमें 6 पेपर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है और 6 पेपर्स में आपको अच्छे खासे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि जॉब भी तो पॉस है और पॉस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे खासे एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। साधारण तरह के कैंडिडेट्स के लिए यह एग्ज़ाम नहीं है। बाय द वे फ्रेंड, हम लोग आज के इस सेशन में बात करेंगे कुछ फिनंशियल टर्म्स के बारे में। पारिभाषिक शब्द की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग अंग्रेजी पर्याय जो देते हैं वह होता है टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स को हम लोग पारिभाषिक शब्द कहते हैं और ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। यह डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जिंदगी में जो भी हम लोग आम तरह के शब्द प्रयोग करते हैं उससे यह भिन्न होता है। हम लोग इस सेशन में ऐसे शब्दों को लेकर के चलेंगे जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम लोग कोई विशिष्ट शब्द का प्रयोग किस तरह से करते हैं और यदि यही किसी विशेष क्षेत्र में हम लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका टारगेट लैंग्वेज में क्या पर्याय हो जाता है, उसको भी हम लोग काफ़ी विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं एक एक करके हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानें। टेक्निकल टर्म्स अर्थात किसी खास क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही टेक्निकल टर्म्स कहलाते हैं या पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। और पारिभाषिक शब्द जो एक बार स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसको अप्रूवल मिल चुका है, उसके अलावे आप दूसरे तरह के शब्द पर्याय के बारे में सोचते हैं तो वो शब्द पर्याय आपका गलत हो जाएगा। आप अपने तर्क को नहीं लगा सकते वहाँ पर, क्योंकि पारिभाषिक शब्द जिस विशेष क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं वही शब्द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, लिखित में और मौखिक रूप से। तो चलते हैं हम लोग उन्हीं कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानते हैं, समझते हैं। एनआईसीएल में फिनंशियल टर्म्स आएंगे, उस पर आधारित अनुवाद आएंगे। सबसे पहला हम लोग आज के इस क्लास में जानते हैं, फिनांस शब्द को लेते हैं। फ्रेंड, ये जो फिनांस शब्द है वो किस तरह का शब्द है? ऑब्वियसली फिनांस खुद में क्या है, एक टेक्निकल टर्म है। यह अर्थ जगत में प्रयुक्त होने वाला टर्म है। फिनांस के लिए यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहला क्या है? वित्तीय है। दूसरा है वित्त है। तीसरा है वित्त पोषण करना। चौथा है बी और सी, दोनों होगा क्या? और 5वां है इनमें से कोई नहीं। फिनांस या फाइनेंस, इसको हम लोग कहते हैं वित्त। तो क्या ए हो सकता है हम लोगों का ऑप्शन वित्तीय? वित्तीय एक विशेषण है और फिनांस एक नाउन है और यह एक वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन यह विशेषण नहीं है। इस कारण से हम लोग पहला ऑप्शन को नहीं लेंगे। वित्तीय के लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी पर्याय देंगे? हम लोग फिनेंशियल शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फिनेंशियल शब्द का, जो कि हम देख पा रहे हैं मास्टर वर्ड में वो नहीं है, इसलिए पहला नहीं हुआ। दूसरा देखिएगा, संज्ञा के रूप में वित्त यहाँ पर सही है, बी सही है। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि फिनांस एक क्रिया भी है और क्रिया के रूप में हम लोग फिनांस के लिए वित्त पोषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि तुमने ये जो बाइक रोड पर लाया, वह उसके लिए वित्त पोषण कौन किया? उसके लिए फिनांस कौन किया? उसके लिए फाइनेंस कौन किया? कौन सा बैंक किया, है ना? तब यहाँ पर फाइनेंस एज अ वर्ब फॉर्म क्या होगा? वित्त पोषण करना, यही यहाँ पर सही हिंदी पर्याय है।
तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि बी और सी दोनों होगा, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, बी और सी दोनों होगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्विच आवरसेल्व्स ओवर टू द नेक्स्ट वन। दूसरा देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट बजट। ये क्या चीज़ है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट पास हुआ। बजट किस तरह का बजट था? वह अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे इंटरिम बजट। ओके, इंटरिम बजट। बाय द वे, हम लोग यहाँ पर बजट को बजट ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक जो शब्द प्रयुक्त हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों के पास 5 ऑप्शंस है यहाँ पर, आप देखिए, पहले खुद थोड़ा आश्वस्त हो लीजिए। दिए गए शब्द का जो सही हिंदी पर्याय होगा उसके बारे में आप एक बार दृष्टि डालें। एब्स्ट्रैक्ट बजट के लिए पहला आप ऑप्शन देख पा रहे हैं अमूर्त बजट, दूसरा है बजट सार, तीसरा है तत्व बजट, चौथा है बजट भाव और 5वां है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है, आशा करते हैं आप कोई ना कोई एक विचार जरूर बना लिए होंगे, एक डेवलप जरूर कर लिए होंगे। बाय द वे, हम लोग थोड़ा विश्लेषण करते हैं। फ्रेंड, जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्या है कि यह एक विशेषण है ना, ये एडजेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ग्रामेटिकल टर्म भी है एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा हुआ, लेकिन क्या यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के लिए भाव शब्द का प्रयोग करेंगे? हालांकि देखिए, आप डी ऑप्शन में देख रहे हैं बजट भाव, क्या ये बजट भाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्थ के क्षेत्र में अर्थात फिनेंशियल सेक्टर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के लिए कोई दूसरा ही शब्द पर्याय हिंदी में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का दूसरा जो मीनिंग होता है वह होता है अमूर्त, जिसे आप छू नहीं सकते। मूर्त मतलब टेंजिबल और अमूर्त मतलब इनटेंजिबल। हमारा ज्ञान क्या है? अमूर्त है, वह एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। मित्रता एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अर्थात जो काल्पनिक चीज़ें हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते, इंटेंजिबल चीज़ों के बारे में हम लोग जो टॉपिक्स देखते हैं, चाहे वो ऐसे का टॉपिक्स हो, लेटर का टॉपिक्स हो, व्हाटएवर, ऐसे टॉपिक्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का एक और अर्थ होता है, वह होता है सार। जैसे आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है प्रेसी में, संक्षेपण जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है कि दिए गए अनुच्छेद का आपको एब्स्ट्रैक्ट पता लगाना पड़ता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, सार क्या है उस पैसेज का। इसके बाद फिर आप उसे संक्षेपण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अमूर्त के बारे में भी नहीं सोचेंगे, पहला नहीं हो सकता है। बजट सार, यहाँ पर हाँ, बजट सार हम लोग इसको लेकर के चल सकते हैं। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तत्व भी होता है, लेकिन शाब्दिक अनुवाद नहीं करना है। किस भाव में उस शब्द का प्रयोग हुआ है, उस भाव को ध्यान में रख करके आपको उसका पर्याय देना है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बजट के लिए आपका जो हिंदी पर्याय होगा वह होगा बजट सार। ठीक है, आशा करते हैं आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। तीसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो क्या है? इमरजेंसी फंड। इसके लिए पहला विकल्प आप देख पा रहे हैं आपातकालीन निधि, दूसरा है संपातीय फंड, तीसरा है आपात स्थिति निधि, चौथा है आपातकीय निधि, 5वां है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, आप आशा करते हैं आपको आंसर पता चल गया होगा। इमरजेंसी के लिए हम लोग आपातकालीन शब्द का प्रयोग करते हैं, आपात शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फंड के लिए हम लोग जो सही शब्द हिंदी में देते हैं वह होता है निधि। यहाँ पर एक साधारण सा यहाँ पर प्रश्न था, काफ़ी आसानी से आप इसे पहचान लिए होंगे सही शब्द पर्याय को। आपका यहाँ पर आंसर आपातकालीन निधि होगा, या आपात निधि भी कहला सकता है यह।
संपातीय फंड है, इसका कोई अर्थ नहीं देता है। आपात स्थिति निधि भाव कुछ ऐसा नहीं दे रहा। आपातकीय निधि ऐसा करके कोई शब्द ही नहीं है, अनर्गल शब्द है। पातकी किसको कहते हैं? अगर पातकी को लेकर के चलते हैं तो पातकी कहते हैं जो पाप करता है, उसको पातकी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इमरजेंसी फंड के लिए जो सही हिंदी पर्याय हुआ वह हुआ आपातकालीन निधि। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, एम्पशन। विचार करिए झट से कि एम्पशन के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा, सटीक होगा। एम्पशन, पहला विकल्प है यहाँ पर रिक्तियाँ, दूसरा है रिक्तता, तीसरा है विक्रय की प्रक्रिया, चौथा है क्रय की प्रक्रिया और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जरूर ध्यान रखें एग्ज़ाम में कि आप जितना ज़्यादा पारिभाषिक शब्दों को सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। 40 अंक का आप जैसा देख पा रहे हैं NICL में कि 40 अंक का आपका अनुवाद से संबंधित प्रश्न रहेंगे, 20 हिंदी से अंग्रेजी, 20 अंग्रेजी से हिंदी। इसके बाद 40 जो प्रश्न होंगे वो राजभाषा अधिनियम से संबंधित होंगे और पारिभाषिक शब्दों से संबंधित होंगे। कुछ प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से रहेंगे, कुछ प्रश्न आपके अंग्रेजी व्याकरण से रहेंगे और इस तरह से 40 अंक के वो बन जाते हैं। इसके बाद फिर 50 अंक का जो है वो आपका तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इंग्लिश है। इसके लिए आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आपको टाइप करना सीखना होगा, हिंदी में इम्पॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग हमारे कोर्स में देख पाएंगे। बाय द वे, आशा करते हैं इन द मीन टाइम आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पशन के लिए कौन सा यहाँ पर सही शब्द पर्याय है। एम्पशन को देख करके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं यह एम्प्टी से तो नहीं आया हुआ। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, रिक्त। तो कहीं आप ए और बी तो नहीं लगाया? नहीं, ए और बी कतई नहीं होगा। रिक्तियाँ के लिए हम लोग तो वैकेंसीज शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वैकेंसीज। और रिक्तता के लिए हम लोग वैक्यूम शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, और यहाँ हम लोग तीसरा की यदि हम लोग बात करते हैं, विक्रय की प्रक्रिया, सेलिंग, ये नहीं होगा। किंतु डी हमारा हो सकता है। एम्पशन का मतलब होता है क्रय की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल इंडिया और US के बीच में करार हुआ कि 3 या 4 अरब डॉलर का जो ड्रोन्स का करार हुआ कि ड्रोन भारत आएगा, तो वो एम्पशन हुआ है ड्रोन्स का, ड्रोन हथियार का एम्पशन हुआ है। भारत की तरफ से प्रक्रिया पूरी हुई है, क्रय की प्रक्रिया पूरी की गई, तो यह एम्पशन है और इसका अर्थ होता है क्रय की प्रक्रिया। आशा करते हैं आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है? पांचवा है एंडोर्समेंट ऑफ लेटर। सबसे पहला यहाँ विकल्प आप देख पा रहे हैं, पत्र स्वीकार्यता। दूसरा है पत्र की प्राप्ति, तीसरा है पत्र का पृष्ठांकन, चौथा है पत्र का परांकन, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा विचार करिए इस पर। देखिएगा, लेटर के लिए तो पत्र हम लोग ले करके चल सकते हैं। एंडोर्समेंट को लेकर के यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। एंडोर्समेंट एक फिनेंशियल टर्म है, ओके, और एग्ज़ाम में, NICL के एग्ज़ाम में फिनेंशियल टर्म्स ही पूछे जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, वो शब्दावली में। एंडोर्समेंट के कई अर्थ होते हैं। एंडोर्स का मतलब हस्ताक्षर करना होता है, एंडोर्स का अर्थ होता है स्वीकार करना, एंडोर्स का मतलब पृष्ठांकन करना होता है, एंडोर्स का मतलब परांकन करना भी होता है। इसके कई अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एंडोर्समेंट ऑफ लेटर। आप लोग सुने होंगे एंडोर्समेंट ऑफ चेक या चेक एंडोर्समेंट, वो क्या होता है? थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी NICL राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वे IBPS राजभाषा अधिकारी के लिए भी योग्य है, वे GIC राजभाषा अधिकारी के लिए भी योग्य है, वे अन्य तरह के RBI ग्रेड A राजभाषा अधिकारी के लिए भी वो योग्य होंगे। सारे लोगों के लिए क्या है कि इस तरह के जो टर्म्स हैं ज़रूरी है जानना समझना।
एंडोर्समेंट ऑफ चेक या चेक एंडोर्समेंट क्या कहलाता है? देखिएगा, कोई भी बैंक चेक इशू करती है, चेक को निर्गत करती है किसी खास व्यक्ति के नाम से, वही व्यक्ति अपने चेक के माध्यम से पैसे की निकासी कर सकता है ना। किंतु वही चेक आपका बेयरर चेक भी बन जाता है, मतलब जिसके पास वो चेक जाए वो भी पैसे उस व्यक्ति के खाते से निकाल सकता है चेक के माध्यम से। तब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक चेक है, मुझे किसी को 20,000 रुपये देने हैं, है ना। मैं तो यहाँ सिग्नेचर करके दूंगा ही, एंडोर्स करके दूंगा ही, है ना। सिग्नेचर करना को हम लोग एंडोर्स करना भी कहते हैं। किंतु बेयरर चेक के साथ एक बात रहती है कि कि इसके पीछे भी कहा जाता है कि जो इस चेक को निर्गत कर रहा है वो पीछे भी सिग्नेचर करके दें। तो पीछे में जो सिग्नेचर किया जाता है उस सिग्नेचर को कहते हैं एंडोर्स्ड सिग्नेचर। वो एंडोर्स्ड है, वो चेक क्या हो गया, एंडोर्स्ड हो गया। अगर नहीं एंडोर्स्ड रहेगा चेक, तब फिर आपको काउंटर वाले जो कैशियर होंगे वे आपको वापस भेज देंगे और कहेंगे कि जाओ एंडोर्स करके आओ, ठीक है। वहाँ पर जो एंडोर्समेंट शब्द का हिंदी पर्याय होगा वह होगा पृष्ठांकन, ठीक है, चेक के लिए। लेकिन जहाँ पत्र की बात होती है तो पत्र के लिए हम लोग क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, परांकन शब्द का प्रयोग करते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ लेटर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यह एक ऐसा पत्र है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसके सपोर्ट में कुछ कहा जाता है। जैसे कि क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट से कई सारे कैंडिडेट्स निकलते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उन लोगों के फॉर्म में उन लोगों के में औपचारिकता के रूप में यह एक फॉर्म दिया जाता है और कहा जाता है कि इस फॉर्म को उस व्यक्ति से भरवाना है जो व्यक्ति आपका रिलेटिव नहीं है लेकिन वो आपको जानता है ना। ऐसा आपको करके देना है। तो वो उस तरह का लेटर मेरे पास आता है और मैं उसे एंडोर्स करके भेज देता हूँ कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसका आचरण अच्छा रहा, ये कभी भी मेरे विचार से कभी किसी भी इस पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं की गई। कुछ इस तरह के भरने होते हैं। तो उस तरह का जो लेटर किसी के सपोर्ट में लिखा जाए, बताया जाए, उस तरह के लेटर को हम लोग कहते हैं एंडोर्स्ड लेटर, ओके। या लेटर एंडोर्समेंट कुछ इस तरह का कहलाता है। तो यहाँ पर एंडोर्समेंट ऑफ लेटर का अर्थ दरअसल हुआ पत्र का परांकन। हालांकि एंडोर्समेंट का मतलब स्वीकार्यता भी होता है, प्राप्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन पृष्ठांकन, परांकन, ये तीनों चीज़ें होते हैं। तो पारिभाषिक शब्द के रूप में एंडोर्समेंट ऑफ लेटर के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम लोग बात करते हैं छठा की। क्या है छठा? एंडोमेंट इंश्योरेंस। ये क्या चीज़ है फ्रेंड? यह इंश्योरेंस जगत से, बीमा जगत से जुड़ा हुआ यह एक टेक्निकल टर्म है, एंडोमेंट इंश्योरेंस। आपके लिए यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं। धर्मादा बीमा, बीमा दान, दहेज के लिए कराया गया बीमा, बंदोबस्ती बीमा, इनमें से कोई नहीं। आप सोच करके रखिए। थोड़ा हम लोग चलते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, इंश्योरेंस के एजेंट, यदि आपका इंश्योरेंस या घर में इंश्योरेंस करवाने वाले कोई एजेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि आपको कौन सा पॉलिसी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए या एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। एंडोमेंट इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा होता है जिसमें कि जो होल्डर होते हैं, जो धारक होते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी का, उनको लाइफ कवरेज मिलता है, वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ एक करार होती है बीमा कंपनी और उस होल्डर के बीच में कि एक मैच्योरिटी
टाइम तय की जाती है और उस मैच्योरिटी टाइम में आपको कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, है ना। उस तरह का जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उसे हम लोग एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। एंडोमेंट इंश्योरेंस उसी को कहते हैं। और टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस दरअसल वह शुद्ध रूप से जीवन बीमा है। उसमें आपको किसी भी तरह का मैच्योरिटी होने पर या लाइफ के लॉस होने पर ही आपको पैसे की प्राप्ति होती है। अन्यथा इसमें कोई यह करार नहीं होता है कि इसकी कोई एक मैच्योरिटी पीरियड होगी वहाँ और उस मैच्योरिटी पीरियड में आपको पैसे प्राप्त होंगे कुछ। ओके, तो दोनों में ये विशेष अंतर है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंडोमेंट करके। इंश्योरेंस के लिए तो हम लोग बीमा शब्द का प्रयोग करेंगे और एंडोमेंट के लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? देखिएगा, एंडोमेंट एक साधारण टर्म भी है और यह एक पारिभाषिक शब्द भी है। एंडोमेंट, एंडो का मतलब होता है दान देना, एंडोमेंट का मतलब होता है एंडो करना, मतलब होता है दहेज देना। जैसे कि उसके ससुर ने उसे एक गाड़ी दहेज में दिया तो कहेंगे कि हिज फादर इन लॉ हैज़ एंडोड हिम विथ अ बाइक। एंडो के साथ प्रीपोजिशन हम लोग विथ लगाते हैं, ठीक है। तो एंडो का मतलब, एंडोमेंट मतलब दहेज हो गया, एंडोमेंट का मतलब दान हो गया। एंडोमेंट का एक और मतलब इंश्योरेंस के क्षेत्र में बंदोबस्ती हुआ, ठीक है। क्योंकि एक मियादी पूरा हो जाने के बाद कंपनी बंदोबस्ती का कार्य करती है, कुछ पैसे दे करके उसे वित्तीय रूप से सहायता पहुंचाती है। यहाँ पर हम लोग एंडोमेंट इंश्योरेंस के लिए जो सही शब्द पर्याय देंगे वह होगा बंदोबस्ती बीमा। दहेज के लिए कराया गया बीमा, ये सब तो नहीं होगा, बीमा दान वगैरह। हालांकि एंडोमेंट का एक और मतलब होता है धर्मादा, लेकिन इसे भी हम लोग हटाएंगे, साइड करेंगे। जो इसके लिए सही तो नहीं कहेंगे, लेकिन सटीक जरूर कहेंगे कि सटीक जो विकल्प होगा वो हम लोगों का डी होगा, बंदोबस्ती बीमा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। अगला प्रॉब्लम है हम लोगों का एनर्जी इंटेंसिव। एनर्जी ऊर्जा हो गया। इंटेंसिव किसको कहते हैं? इंटेंसिव के लिए हम लोग गहन शब्द का प्रयोग करते हैं, सघन शब्द का प्रयोग करते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए। पहला विकल्प है ऊर्जा गहन उद्योग, दूसरा विकल्प है ऊर्जा सघन उद्योग, तीसरा विकल्प है ऊर्जा की ज़्यादा खपत वाले उद्योग और चौथा है ऊर्जा की ज़रूरत रखने वाले उद्योग और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंटेंसिव मतलब गहन, सघन। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ या एनर्जी इंटेंसिव ऐसे उद्योगों को कहते हैं जो ऊर्जा की ज़्यादा खपत करता है, जो ऊर्जा को बहुत ही कंज्यूम करते हैं। जैसे खदान में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत होती है, भारी भारी मशीनों को उठाने के लिए क्रेन लगाए जाते हैं। अगर बिजली चालित रहता है तो बिजली की भी खपत अच्छी खासी होती है। इसीलिए माइनिंग का जो क्षेत्र है, खनन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एनर्जी अर्थात ऊर्जा का कंजम्पशन, ऊर्जा की खपत काफ़ी होती है, तो ऐसे कहलाते हैं एनर्जी इंटेंसिव, ठीक है। तो ऊर्जा की ज़्यादा खपत वाले उद्योग कहलाएंगे एनर्जी इंटेंसिव। यहाँ पर सी सटीक यहाँ पर विकल्प है, आंसर होगा यहाँ पर सी। अब हम लोग चलते हैं, लेट अस स्विच आवरसेल्व्स ओवर टू द 8th वन, मैच्योरिटी ऑफ फंड, ठीक है। देख ले, पहला विकल्प है यहाँ पर निधि परिपक्वता, दूसरा है मियाद का पूरा होना, तीसरा है पैसे की परिपक्वता, चौथा है निधि पूरा होना, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। एज फार एज मैच्योरिटी इज कंसर्न, इट्स हिंदी मीनिंग इज परिपक्वता। ये साधारण अर्थ में लिया गया शब्द है परिपक्वता। क्या परिपक्वता होगा? और फंड के लिए हम लोग निधि शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला नहीं होगा। निधि परिपक्वता पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। निधि परिपक्वता नहीं होगा। दूसरा शब्द है मियाद का पूरा होना। देखिएगा, मैच्योरिटी का मतलब ही होता है मियाद का पूरा होना,
ठीक है, निधि का मियाद पूरा हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फंड को क्या करते हैं, अंडरस्टूड रख करके हम लोग साधारण अर्थ में ऐसा ही बोल देते मियाद पूरा हो गया है ना। जो भी फंड आपने लगाया था या आपने जो फिक्स डिपॉजिट किया था उसका अब टाइम पूरा हो गया, ओके, तो मियाद पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मैच्योरिटी ऑफ फंड के लिए जो सही विकल्प देखेंगे वह बी होगा। पैसों की परिपक्वता, निधि पूरा होना, इस तरह के शब्द यहाँ पर नहीं आएंगे। आपको याद रखना है कि मैच्योरिटी का अर्थ क्या होता है, फंड का अर्थ क्या होता है, अलग अलग जो भी फिनेंशियल टर्म्स है सारे टर्म्स के प्रति आपको वाकिफ रहना है। नाउ लेट अस लुक एट द 9th वन, लाइफ कवरेज। एक इंश्योरेंस से संबंधित टर्म है लाइफ कवरेज, जीवन कवरेज। दूसरा है जीवन को बचाना, तीसरा है जीवन की बीमा, चौथा है जीवन वित्तीय सुरक्षा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। लाइफ कवरेज, लाइफ के लिए तो जीवन शब्द का प्रयोग करेंगे और जीवन तो सब में आप देख पा रहे हैं ए से लेकर के डी तक, और कवरेज के लिए यहाँ पर अलग अलग शब्द पर्याय आप देख पा रहे होंगे। कवरेज, हम लोग बीमा लेते ही है लाइफ कवरेज के लिए, लाइफ का लॉस हो तो हमारे परिवारजन को मिल जाए पैसे, उनको वित्तीय मदद मिले, है ना। जीवन कवरेज यहाँ पर अंग्रेजी शब्द को रहने दिया गया है, इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे जब तक कि हम लोग अन्य जगह पर इससे बेहतर विकल्प ना मिल जाए। जीवन को बचाना, यहाँ तो लाइफ सेविंग की तो बात हो ही नहीं रही है। जीवन की बीमा यदि हम लोग इसको लेकर के चलते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है, अंग्रेजी अर्थ हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस तो मदर वर्ड में है ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ डी को देखते हैं, जीवन वित्तीय सुरक्षा। देखिएगा ये तो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है ना, किस क्या, जीवन में, जीवन का लॉस होता है तो कवरेज वो देता है, क्या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए लाइफ कवरेज के लिए जो सही विकल्प होगा वह डी होगा, जीवन वित्तीय सुरक्षा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10th में। 10th क्या है हम लोगों का, 10th है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके लिए पहला विकल्प है संपूर्ण मूल्य, दूसरा है पूर्ण मूल्य, तीसरा है निरपेक्ष महत्व, चौथा है निरपेक्ष मूल्य और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। बढ़िया से देखिए और बताएं। वैल्यू का मतलब तो मूल्य हो गया, इसका मतलब महत्व भी होता है, लेकिन किस अर्थ में, किस भाव में इसका प्रयोग हुआ है इसको आपको देखना होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, निरपेक्ष भी होता है, निर्बाध भी होता है, कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अलग अलग भावों में अलग अलग तरह का शब्द प्रयोग होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, संपूर्ण मूल्य क्या होगा ये, पूर्ण मूल्य। हम लोग निरपेक्ष मूल्य को यहाँ पर महत्व देंगे, यही हम लोगों का सही विकल्प होगा। ठीक है, संपूर्ण मूल्य नहीं देंगे, निरपेक्ष मूल्य हम लोग देंगे, निरपेक्ष महत्व नहीं, मूल्य से इसका नाता है। ओके, 11वां पर हम लोग बात करते हैं। 11वां क्या है, देखिए 11वां है एनफोर्समेंट। आप लोग समझते चले जाएं। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा गलतफहमी का शिकार, गलतफहमी में रहते हैं कि हिंदी राजभाषा अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं तो हमेशा हिंदी में बात करो, हमेशा हिंदी में सोचो, समझो, बोलो। लेकिन ध्यान रखें, आप राजभाषा अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं तो इसका यह अर्थ कतई नहीं हुआ कि आप हिंदी पर ही आप ज़्यादा आप विचार करें, हिंदी को ही आप, हिंदी वर्धन में ही आप ज़्यादा आप ध्यान दें, आप अंग्रेजी को पीछे छोड़ दें। क्योंकि अधिकांश लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में वे पिछड़े हुए रहते हैं। कोशिश यह ज़रूर करिएगा कि जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो शुद्ध हिंदी बोलिए, यदि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो शुद्ध अंग्रेजी बोलिए। आप मिलावटी हिंदी नहीं बोलेंगे, आप मिलावटी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। यानी कि एक वाक्य 10 वाक्य आपने बोला और 10 वाक्य हिंदी में बोला और उसमें कई सारे अंग्रेजी शब्दों का समावेश आपने कर दिया, या अंग्रेजी
आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन उसमें हिंदी भी टर्म्स आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। इस तरह से आप अनुवादक परीक्षा की तैयारी करिए, इस तरह से आप राजभाषा अधिकारी के बारे में अंतिम उसके बारे में सोचिए, उस वो होने के बारे में सोचिए कि कैसे सोचें। आपको ऐसे सोचना है कि आप जब हिंदी बोल रहे हैं तो सुनने वाला को लगे कि आपको अंग्रेजी शायद कम आती है, क्योंकि आप शुद्ध हिंदी बोलने वाले हैं। और जब आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तब अगले को लगे कि पता नहीं इसे हिंदी बढ़िया से आती भी होगी कि नहीं आती होगी। कहा जाए असल में अनुवादक वही है। आप लोग प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास अवश्य करिएगा। बाय द वे, आशा करते हैं इन द मीन टाइम आपको पता चल गया होगा कि इसका इन्फोर्समेंट का क्या यहाँ पर सही विकल्प है, कौन सा है। पहला है प्रवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है लागू और चौथा है ए और बी दोनों होगा क्या, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करने की क्रिया। ओके, इसका एक और अर्थ होता है प्रवर्तन। परावर्तन का तो हम लोग रिफ्लेक्शन शब्द से इसको अभिहित करते हैं। लागू होने की क्रिया को इन्फोर्समेंट कहते हैं। यहाँ सिर्फ लागू किया गया है ना। तो इन्फोर्स्ड अगर रहता ना, तब हम लोग सी के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसलिए इसको हटाइए, इसको हटाइए, ए और बी ये जब कट ही गया तो डी भी नहीं होगा, है ना। तो क्या प्रवर्तन हो सकता है? आप लोग सुने भी होंगे प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में क्या आपको जानकारी है? ये किस तरह का निदेशालय, किस तरह की संस्था है? दरअसल प्रवर्तन निदेशालय का जो मुख्य जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय जो है वो दिल्ली है, और यह राजस्व विभाग की यह एक कहा जाए तो एक विभाग है। और इस विभाग के दो कार्य मुख्यतः होते हैं। पहला कार्य होता है कि सरकार जो भी आर्थिक नीतियां तय करती है, उस नीतियों का पालन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय जिम्मेवार होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी भी तरह की आर्थिक गड़बड़ियां होती है तो आर्थिक गड़बड़ियों को देखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय होता है। ओके, प्रवर्तन मतलब वो सरकार के आर्थिक नीतियों को लागू करने का इसका प्रमुख कार्य होता है, और इस कारण से इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ पर जो सटीक शब्द हम लोग देख पा रहे हैं वह है प्रवर्तन। ओके, आगे देखते हैं। एंगेज्ड कैपिटल, ये कैसा कैपिटल है? आप देखिए, पहला विकल्प यहाँ पर देख पा रहे हैं लगा पूंजी, दूसरा विकल्प है यहाँ पर प्रयुक्त पूंजी, तीसरा है व्यस्त पूंजी, चौथा है ए और बी दोनों है, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। मैं और आप एंगेज्ड है, पढ़ने में, सीखने में, सुनने में, समझने में एंगेज्ड है, मतलब हम लोग लगे हुए हैं, है ना। हम लोग किसी काम में लगे हुए रहते हैं तो कह देते हैं वी आर एंगेज्ड। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लगा हुआ है, एंगेज्ड कैपिटल मतलब लगा हुआ पूंजी, सीधी सी बात है। और पूंजी जो प्रयुक्त हुआ है, ये दोनों ही आपके होंगे आंसर में, लगा हुआ पूंजी या प्रयुक्त पूंजी। इफ यू हैव सेट अप अ फैक्ट्री, यू नीड टू एंगेज सम कैपिटल, एंड if you have already engaged some capital, then that capital is said to be engaged capital, लगा पूंजी। कोई पूछे कि कितना पूंजी लगा है तो कहेंगे कि the engaged capital in my factory is rupees 5 lakh, 10 lakhs, whatever। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दोनों ही यहाँ पर विकल्प सही नज़र आ रहे हैं, ए और बी दोनों। आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। Now let us switch to the next one, 13th one, engrossing। ये क्या चीज़ है? engrossing का पहला विकल्प यहाँ देख पा रहे हैं तल्लीन, दूसरा विकल्प है भारी खरीद, तीसरा विकल्प है दिलचस्प, चौथा विकल्प है प्रयुक्त, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको पता करना है कि कौन सा विकल्प आपको सही यहाँ पर नज़र आ रहा है।
एनग्रॉसिंग। देखिएगा, एनग्रॉस जो शब्द है यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात यह एक सकारात्मक क्रिया है। मतलब कर देना होता है, तल्लीन कर देना होता है। साधारण अर्थ में एनग्रॉस का मतलब होता है तल्लीन कर देना। जैसे कि उसके उपदेश ने मुझे तल्लीन कर दिया, तो कहेंगे हिज प्रीचिंग्स हैव एनग्रॉस्ड मी इनटू समथिंग, इनटू मेडिटेशन, इनटू समथिंग व्हाटएवर। ओके, आप यदि तल्लीन हो गए तब कहेंगे आई एम एनग्रॉस्ड। मैं डीप मेडिटेशन में एनग्रॉस्ड था, इसलिए मुझे काफ़ी मन की शांति प्राप्त हुई। आई वॉज एनग्रॉस्ड इन मेडिटेशन। ओके, तो तल्लीन एक साधारण शब्द है, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द है। यह एक ऐसा शब्द है जो दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं, तल्लीनता शब्द। तो यहाँ पर इसको लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग फिनेंशियल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। इस कारण से फर्स्ट को यहाँ पर साइड लाइन करेंगे। ओके, दूसरा देखिएगा, भारी खरीद। एनग्रॉस का मतलब भारी खरीद होता है। जैसे कि जब कोई भी बिजनेसमैन, मान लिया जाए वो प्याज का बिजनेस कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है, उसे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि वो एनग्रॉसिंग का कार्य करता है, वह भारी खरीद करता है प्याज का और गोदाउन भर लेता है, ताकि भविष्य में वह उसी प्याज को ऊंचे दामों में बेच सके और काफ़ी लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, एनग्रॉसिंग का अर्थ होता है भारी खरीद। हालांकि एनग्रॉसिंग साधारण अर्थ में दिलचस्प भी होता है। ओके, जैसे कि रोड डिस्प्ले काफ़ी एनग्रॉसिंग था, अर्थात तमाशा काफ़ी दिलचस्प था, उसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प थी। हिज स्टोरी वॉज क्वाइट एनग्रॉसिंग। तो शब्द को सीखिए वाक्य बनाकर, मज़ा आएगा। और आप लोग सभी से अनुरोध है कि वो एक न्यूज़पेपर भी ज़रूर परचेज करें, जिसमें कि आप करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी ज्ञान है उसको अर्जित करिए। उस पर आपको नोट्स बनाना है। ओके, अभी 1 फरवरी को जो बजट पास किया गया, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उस बजट में वो एक अंतरिम बजट था। तो इस बजट में क्या कहा गया है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आपको यू मस्ट बी अ रेगुलर सब्सक्राइबर टू अ पेपर इन इंग्लिश। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। आप लोग सभी के लिए यह सजेस्टेबल है, एडवाइजेबल है। देखते हैं 14th को, एनहेंस्ड रेट। ये क्या चीज़ है? एनहेंस्ड रेट, बढ़ा हुआ दर। एनहेंस किसको कहते हैं? यू शुड एनहेंस योर पर्सनैलिटी। देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू साधारण नहीं होगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी का एनहेंसमेंट करना ही होगा, अर्थात आपको अपना व्यक्तित्व को निखारना होगा। यहाँ पर एनहेंसमेंट के लिए, व्यक्तित्व के निखारने के लिए हम लोग एनहेंसमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। अन्य क्षेत्र में जैसा क्षेत्र रहेगा, जैसा भाव रहेगा, वैसा हम लोग इस शब्द का प्रयोग करेंगे। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, एनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, है ना। यहाँ पर ईडी फॉर्म लगा हुआ मतलब बढ़ी हुई दर, जो हम लोग पहला विकल्प में देख पा रहे हैं। उन्नत दर, ये सब एडवांस वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रवर्तन दर, प्रवर्तन तो अभी हम लोग पढ़े ही है, प्रवर्तन वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा। बढ़ रही दर, एनहेंसिंग रेट, ऐसा कुछ यहाँ पर भाव नहीं दे रहा है, इसलिए डी भी नहीं होगा। और हम लोगों को तो आंसर तो मिल ही गया, ए यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटाइटलमेंट। 15वां देखते हैं क्या है यह टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? नाम, उपनाम, है ना। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को वो टाइटल दिया गया था नाइटहुड की, लेकिन उन्होंने लौटा दिया। क्यों?
जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ, नरसंहार हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नाइटहुड की उपाधि आपसे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू हैव एनी टाइटल फ्रॉम यू पीपल बिकॉज यू हैव डन बारबैरिटी, आपने क्रूरता दिखाया। वहाँ टाइटल हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ एंटाइटलमेंट है। एंटाइटलमेंट का जो सही अर्थ होता है अधिकार, है ना। मान लिया जाए कि कोई भी घर में जो मुखिया थे उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी सारी संपत्ति का एंटाइटलमेंट अब किसको प्राप्त होगा? अगर वो अपने वसीयतनामा में लिख करके गए होंगे कि एंटाइटलमेंट मेरे सारी संपत्ति का को प्राप्त होगा, इसको फलाना को प्राप्त होगा, अर्थात हकदारी, अर्थात अधिकार। ठीक है, एंटाइटलमेंट का यहाँ पर सही अर्थ क्या हो जाएगा? हकदारी, नहीं तो अधिकार। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। स्वामित्व को तो हम लोग हिंदी में कहेंगे ऑनरशिप। नियुक्ति के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, और ताजपोशी के लिए हम लोग अंग्रेजी पर्याय क्या देंगे? क्राउनिंग, CROWNING। वो नहीं होगा। यहाँ पर भी सही विकल्प है। आगे देखते हैं, कुछ और शब्दों को लेकर के चलते हैं। 16वां देखते हैं, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। इसके लिए पहला विकल्प आप देख पा रहे हैं, कर्तव्य से मुंह मोड़ना। दूसरा विकल्प है कर्तव्य विमुख। तीसरा विकल्प है शुल्क में कमी। चौथा विकल्प है शुल्क में छूट। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ड्यूटी के दो अर्थ आपके होते हैं। पहला हो गया वही कर्तव्य, दूसरा जो कहलाएगा वो होता है शुल्क, कर। एक तरह का कर है, एक तरह का टैक्स है ड्यूटी। ठीक है, और इसे यदि हम लोग देखते हैं अबेटमेंट, ये अबेट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? कम करना, और मेंट जो लगा हुआ है इसको भाववाचक संज्ञा बना रहा है। अबेटमेंट मतलब कमी। ठीक है, और ड्यूटी का मतलब तो कर हो गया, शुल्क हो गया, तो शुल्क में कमी। ओके, शुल्क में छूट नहीं होगा। शुल्क में छूट का अंग्रेजी विकल्प क्या होगा? एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। कर्तव्य से इसका लेना देना नहीं है। कर्तव्य से मुंह मोड़ना मतलब कर्तव्य विमुख, दोनों एक ही अर्थ दे रहा है, और इसलिए भी ए और बी के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा हम लोगों का सही विकल्प। आगे देखिएगा, एबिलिटी टू पे, बहुत ही सिंपल सा ये है। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए आपको ज़्यादा समय लेना चाहिए। आप पे मतलब भुगतान, एबिलिटी मतलब योग्यता यहाँ नहीं देंगे। पात्रता के लिए हम लोग एलिजिबिलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। बाध्यता के लिए कंपल्सन शब्द का प्रयोग करेंगे। योग्यता के लिए एबिलिटी का प्रयोग करेंगे। क्षमता के लिए भी एबिलिटी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन भुगतान की योग्यता ना होकर के भुगतान क्षमता या भुगतान की क्षमता शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला ही यहाँ पर सटीक अनुवाद होगा। आगे देखते हैं, अब्रीजमेंट ऑफ डैमेजेस देख लेते हैं। अब्रीजमेंट ऑफ डैमेजेस के लिए सही विकल्प क्या होगा? पहला विकल्प आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नुकसान की भरपाई। दूसरा है नुकसान में कमी। तीसरा है हर्जाना पात्रता। चौथा है हर्जाना लगाना, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। नुकसान की भरपाई डैमेजेस के लिए नुकसान आया। अब्रीजमेंट ये क्या चीज़ है? अब्रीज मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम में संक्षेपण खंड भी है, जिसमें कि दिए गए अनुच्छेद को अब्रीज करने होंगे। ओके, 1/3 में उसको अब्रीज्ड करके आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर अब्रीजमेंट का मतलब क्या हो गया? ये भी तो कमी ही हो गया ना, कम इसमें लिखे जाते हैं। और डैमेजेस मतलब नुकसान, या नुकसान की भरपाई तो नहीं होगा। कंपेंसेशन ऑफ द लॉस की बात ही नहीं, कंपेंसेशन ऑफ द डैमेजेस अगर रहता तब हम लोग ए के बारे में सोच सकते थे। नुकसान में कमी हो सकता है, अब्रीजमेंट ऑफ डैमेजेस, और ये सब कोई नहीं होगा, हटाइए। 19वां देखते हैं, 20 हम लोग कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एस्टेट, एस्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? संपदा कहेंगे कितने आपके पास जमीन जायदाद है, हाउ मच एस्टेट डू यू हैव। एस्टेट के लिए संपदा
ज़मीन जायदाद का प्रयोग करते हैं। एब्सोल्यूट के लिए हम लोग ने जैसा पहले भी बात किया था, एब्सोल्यूट के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण, है ना। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है निरपेक्ष। एब्सोल्यूट का मतलब निर्बाध भी होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन है निर्बाध संपदा, दूसरा है निर्बाध चल संपदा, चल अचल एस्टेट। चल अचल आप लोग जानते ही है, चल के लिए हम लोग मूवेबल लगाते हैं, चल संपदा मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपदा अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। निरपेक्ष के लिए एब्सोल्यूट शब्द का एब्सोल्यूट यहाँ तो लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट एस्टेट के लिए निर्बाध संपदा मतलब अथाह संपदा का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, पहला ऑप्शन निर्बाध संपदा एब्सोल्यूट एस्टेट के लिए लगाएंगे। और इस सेशन का अंतिम जो शब्द आप देख पा रहे हैं, पारिभाषिक शब्द देख पा रहे हैं, वो है एब्सोल्यूट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार होता है, एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष होता है। और तो यहाँ पर स्वामित्व के लिए तो हम लोग ऑनरशिप का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ हो गया, हकदारी वगैरह को हटाइए, एकाधिकार ही एक ही विकल्प में हम लोग देख पा रहे हैं, और वो है हम लोग फर्स्ट वाले विकल्प में, इसलिए पहला यहाँ पर ऑप्शन होगा। इस तरह से फ्रेंड हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 20 अति महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में जाने हैं, उसका काफ़ी विस्तार से हमने विश्लेषण किया। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फ्रेंड, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स से जुड़े, कोर्स डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर जाकर के कोर्स के डिटेल को जानें। Okay, wish you all the best for the coming exam of yours. See you in the next session with some highly important knowledge for the concerned exam. Thank you for watching.